हेलो एंड वेलकम बैक टू तथास्तु आईसीएस। मेरा नाम है तितिक्षा पांडे और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। द फ्यूचर इज एआई। जैसा कि आप देख सकते हैं और जैसा कि हम सभी जानते भी हैं कि एआई का जमाना है। चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो मेटा हो, चाहे वो रोबोट्स हो, चाहे वो एआई टीचर हो, चाहे वो एआई एंकर्स हो, एआई का जमाना है और फ्यूचर में भी एआई का ही जमाना रहेगा। तो चलिए आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। चाइना 6th जनरेशन फाइटर जेट। चाइना ने रिसेंटली 6th जनरेशन फाइटर जेट निकाल दिया है। चाइना ने बना लिया है 6th जनरेशन फाइटर जेट। लेकिन अगर उसी जगह पर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास अभी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट भी नहीं है। जी हाँ, इसमें इंडिया काफी पीछे है। और ये देखिए, चाइना का ये जो फाइटर जेट है ये पूरी तरीके से एआई कंट्रोल्ड है। तो मतलब अगर आप इस फाइटर जेट को भेज रहे हैं, आप एक बहुत रूम में बैठ करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं ताकि किसी भी इंसान की जान का नुकसान नहीं होगा। इसके अंदर आप चाहें तो कोई भी पायलट ना बिठाएं। ये एक रूम कंट्रोल्ड एआई इनेबल्ड फाइटर जेट है। और वैसा जैसे मैं आपको बता रही थी कि इंडिया के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट भी नहीं है, तो इंडिया इस चीज में बहुत पीछे है। लेकिन क्या इंडिया हर चीज में पीछे है? क्या इंडिया हर एआई के सेक्टर में पीछे है? जी नहीं। रिसेंटली पुणे में आर्मी डे परेड में आर्मी ने अपने रोबोट डॉग्स को शोकेस किया। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, जिनको म्यूल्स कहा जाता है, रोबोटिक म्यूल्स, इनका शोकेस किया गया पुणे में। और ये रोबोटिक म्यूल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी तक काफी कंट्रीज के पास है और इंडिया भी अब बिल्कुल भी इसमें पीछे नहीं है। इंडिया के पास भी अराउंड 100 रोबोटिक म्यूल्स हैं और डेफिनेटली इन फ्यूचर हम देखेंगे कि इसका नंबर बढ़ेगा। अब इन रोबोटिक म्यूल्स के की फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले इसका जो वेट है वो 51 kgs है और इसकी टॉप स्पीड है 3 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये पर सेकेंड 3 मीटर्स चल सकते हैं। प्लस इसमें एनवीडिया का प्रोसेसर है जो पूरी तरीके से एआई इनेबल्ड है। ठीक है, और इसका सेटअप टाइम है 15 मिनट्स। इसकी मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है 12 kgs। अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं कि ये रोबोटिक डॉग्स क्यों इतने बेनिफिशियल है और क्यों इनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों इंडिया को इनकी जरूरत है इस समय। सबसे पहले आप देखिए, ये रोबोटिक डॉग्स ना जापान में आप सभी को पता है कि बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं। जापान में लोगों को निकालने के लिए और मतलब बहुत सारे इवैक्यूएशन प्रोसेसेस के लिए रोबोटिक डॉग्स यूज किए जाते हैं। तो पहला इनका एडवांटेज है कि क्योंकि ये बहुत कॉम्पैक्ट साइज के होते हैं, कहीं भी इजीली घुस जाते हैं, तो ये रोबोटिक डॉग्स अर्थक्वेक जैसे डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर 2, फ्रंट लाइन वॉरियर्स। इन रोबोटिक डॉग्स को हम फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कहीं पे सर्विलियंस करनी है किसी एरिया पे, स्पेशली जैसे अभी आपने देखा कि लद्दाख स्टैंड ऑफ हुआ था, बहुत सारे हमारे फाइट्स चलते रहते हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ। तो अगर हमें इनको यूज करना है तो हम इन्हें फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे आर्मी सोल्जर्स की जान का नुकसान नहीं होगा। तो अगर ये जाएंगे, देखेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, तो अगर लगेगी तो रोबोट्स को लगेगी, है ना। तो दैट इज अ वेरी एडवांटेजियस पॉइंट। अनदर पॉइंट, इनमें आप एआई इनेबल्ड गन्स माउंट कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से इनके ऊपर आप एआई इनेबल्ड गन्स लगा दीजिए और ये इसमें इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर कोई ह्यूमन फाइट कर रहा है वॉर में दूसरे ह्यूमन के साथ, तो उसको लगेगी, उसको चोट लगेगी और वो गिर जाएगा या वहाँ पे उनको दिक्कत होगी, तो वो आगे नहीं प्रोसीड कर पाएगा। लेकिन इनको अगर कोई बुलेट्स भी लगेंगी तब भी ये रुकेंगे नहीं, ये मारते हुए आगे चलेंगे सबको। और इसीलिए इसमें एआई इनेबल्ड गन्स लगा सकते हैं, माउंट कर सकते हैं। और ये इसीलिए अनदर थिंग कि बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है, क्योंकि अगेन हमारे आर्मी मैन की जान बहुत ही ज़्यादा
क्रूशियल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इसीलिए ये इनको अगर हम फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह यूज़ करेंगे और ऐसे इनेबल्ड इसमें माउंटेड गन्स लगा देंगे तो हमारी बहुत ही ज़्यादा जानें बच सकती हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, ये बड़े, जैसा कि मैंने आपको बताया, बड़े कॉम्पैक्ट है साइज में, है ना, तो इन पे अगर कोई टारगेट भी करेगा गन से तो बहुत इजीली ये टारगेट नहीं होंगे। तो बहुत बहुत कॉम्पैक्ट है, स्मॉल है साइज में, कहीं भी घुस जाएंगे। तो दैट इज अनदर एडवांटेज कि बहुत कॉम्पैक्ट है साइज में, कहीं भी जा सकते हैं। एक और जो बहुत ही अच्छी एडवांटेज है इनकी कि ये किसी भी डिफिकल्ट टेरेन में जा सकते हैं, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो, चाहे वो लद्दाख के डिफिकल्ट रीजन्स हो, या फिर वो राजस्थान थार डेजर्ट जैसे गर्म रीजन्स हो। तो ये कहीं भी जा सकते हैं, माउंटेनियस रीजन्स हो, डिफिकल्ट टेरेन में जहाँ पे शायद हमारे आर्मी मैन को जाने में बहुत डिफिकल्टी होती है और जहाँ पे दिक्कतें आती हैं, तो वहाँ पे ये इजीली जा करके पेट्रोलिंग कर सकते हैं। तो दैट इज अनदर एडवांटेज। अब बात करते हैं कि ये किस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर में भी यूज किए जा रहे हैं। जी हाँ, यूक्रेन भी इनको यूज कर रहा है। यूक्रेन इज नाउ यूजिंग रोबोटिक डॉग्स ऑन द बैटलफील्ड, द फर्स्ट नोन कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट ऑफ सच मशीन्स। The robots were supplied by a British company and are not autonomous. They are operated by remote control, a working version of a ubiquitous aerial drones. तो अब आप देखिए कि अब ये वॉर में भी यूज होने लगे हैं, तो बहुत ही ज्यादा एडवांटेजेस है ये इंडिया के लिए। अब ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस बिफोर कि या इंडियन आर्मी के पास रिपोर्टेडली 100 ऐसे डॉग्स हैं, जो कि अभी एक स्मॉल नंबर है, लेकिन डेफिनेटली इन फ्यूचर ये इंक्रीज होने वाला है और होना ही पड़ेगा। अगर इंडिया को अपने कंपिटिटर्स के साथ खड़ा रहना है तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ठीक है। तो इनका म्यूल्स, इनको क्यों बोला जा रहा है? मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट्स। तो ये इनकी फुल फॉर्म है, इसीलिए इनको म्यूल्स बोला जा रहा है। अब फ्यूचर में इंडिया को क्या करने की जरूरत है? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि हम, जैसे कि इनिशियली मैंने शुरुआत में बात करी थी कि हमारे पास 5th जनरेशन जेट नहीं है, जबकि चाइना 6th जनरेशन फाइटर जेट बना चुका है ऑलरेडी। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंडिया एआई में, टेक्नोलॉजी में थोड़ा पीछे है, थोड़ा लैग कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये डीआरडीओ का बजट है 2024 का, ये डीआरडीओ का बजट है विच इज 23,855 करोड़। तो ये हमारे डीआरडीओ का बजट है। अब यहीं पे अगर हम मनरेगा का बजट देखें तो मनरेगा का बजट है 86,000 करोड़ रुपीस। कहीं ना कहीं हमें डीआरडीओ का बजट इंक्रीज करने की सख्त जरूरत है फ्यूचर में, बिकॉज जैसे कि आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, द फ्यूचर इज एआई। एआई का जमाना है और अगर हम एआई इनेबल्ड कंट्री नहीं बनते हैं तो वो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। वी विल नॉट बी क्लोज टू डेवलपमेंट एट ऑल। ऑलराइट। और इसमें मैं आपको एक और बहुत ज़्यादा क्रूशल चीज़ दिखाने वाली हूँ जो आपको देख के हैरानी होगी कि हमारा 2019 में लोकसभा इलेक्शन में, ये देखिए ज़रा, ये बहुत ही ज़्यादा जाने माने आर्टिकल्स हैं एनडीटीवी के, scroll.in के, 27,000 करोड़ बीजेपी का गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर था 2019 की लोकसभा इलेक्शंस में। सिर्फ यही नहीं, इंडिया के इलेक्शन वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शंस माने गए हैं 2019 लोकसभा इलेक्शंस। और आपको जान के हैरानी होगी कि 55,000 करोड़ रुपीस 2019 में हमने इलेक्शंस में लगाए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। और पहले मतलब 20 साल में आप देखेंगे कि ये इतना इवॉल्व हो गई है इंडस्ट्री इलेक्शन में कि 9,000 करोड़ पहले बजट हुआ करता था 20 इयर्स बैक, जो कि अब 55,000 करोड़ है। तो अगर हम कुछ थोड़े पैसे इलेक्शंस में कम लगा करके अगर हम
DRDO का थोड़ा बजट बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया हर चीज़ में आप देखेंगे हम बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट चीज़ें बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कंपेयर भी आप करेंगे तो चाहे वो चंद्रयान मिशन हो चाहे कुछ भी हो, हम बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें बनाते हैं। थोड़ा अगर हम कॉस्ट बढ़ा देंगे डेफिनेटली हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। So that was all for today. Thank you so much for being here. Thank you so much for listening to me. I will be back in another video, and bye bye. Take care.